गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग की कविता झांसी की रानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस कविता की कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता के पिछले भाग में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में जाना और ये जाना कि किशोरावस्था में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर के साथ हो गया था। झांसी के राजा गंगाधर और लक्ष्मीबाई के विवाह से सभी प्रसन्न थे, परंतु यह प्रसन्नता, ये खुशियाँ बहुत दिनों तक नहीं रह पाई और कुछ ही दिनों पश्चात झांसी के राजा की मृत्यु हो गई। इस समय इनकी कोई संतान नहीं थी। डलहौजी ने ये नीति बना रखी थी कि जिस भी राजा की निसंतान ही मृत्यु हो जाएगी, उस राजा के राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। और इसी नीति के षड्यंत्र का लाभ उठाकर डलहौजी ने झांसी के राजा की मृत्यु का समाचार पाकर फौरन वहां पर अपनी फौज भेज दी और झांसी के किले पर अंग्रेजों का झंडा लहरा दिया। अब हम पढ़ते हैं आगे। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि निरंकुश राजा किसी की भी नीति सम्मत या नीति से भरी हुई बातें नहीं सुनते हैं, वे तो मनमानी नीति अपनाते हैं। यही अंग्रेज कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कवित्री बताती हैं कि अनुनय का अर्थ होता है नीति की बातें, विनय का अर्थ होता है प्रार्थना। विकट शासक निरंकुश राजा, जिस राजा पर कोई अंकुश ना हो, और माया उनकी नीतियाँ। जो निरंकुश राजा होते हैं उनकी नीतियाँ बड़ी कुटिल होती हैं और उनकी मनमानी नीतियों के कारण वो नीति भरी बातें नहीं सुनते हैं, वो किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब अंग्रेज भारत आए थे तब वे व्यापारी बनकर आए थे और वे राजाओं की दया पर ही निर्भर थे और राजाओं की अनुमति चाहते थे ताकि वो उनके राज्य में, भारत में व्यापार कर सकें। तो जब वे भारत में आए थे तब तो राजाओं की दया पर निर्भर थे, परंतु डलहौजी ने पैर पसारे। डलहौजी की जो मनमानी नीतियाँ थी, डलहौजी ने कई नीतियाँ बनाई थी, उनमें से एक नीति थी कि जिस भी राजा की निसंतान ही मृत्यु हो जाएगी उसके राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि डलहौजी की जो कुटिल नीतियाँ थी, डलहौजी की जो वो मनमाने कानून थे, उनके कारण कितने ही देशी राज्यों को उसने हड़प लिया था और देखते ही देखते काया पलट गई। काया पलट जाना एक मुहावरा होता है, बिल्कुल परिवर्तन हो जाना, आमूलचूल परिवर्तन हो जाना। देखते ही देखते भारत की काया पलट गई और क्या हो गया कि जो राजा थे वो दास बन गए और जो दास बनकर व्यापार करने के लिए आए थे वो राजा बन बैठे। तो डलहौजी की कुटिल नीतियों के कारण अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारे और अब तो बिल्कुल काया ही पलट गई, भारत की परिस्थितियां ही बिल्कुल बदल गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो डलहौजी था उसने और अंग्रेजों ने बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी पैरों से ठुकरा दिया। कहने का मतलब उनका भी अपमान करना आरंभ कर दिया, उनके राज्य छीनकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। यहाँ रानी का अर्थ होता है जो देशी राजा थे वो तो दास बन गए थे और बनी यह दासी अब महारानी थी, और जो अंग्रेज थे, जो दासी थी, ये दासी अब महारानी बन चुकी थी, अर्थात राजा बन चुकी थी। कवित्री कहती हैं कि मैंने ये कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी और सुना था कि 1857 के संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान साहस रखते हुए अंग्रेजों से लड़ी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंदूर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के माध्यम से जल्द ही राजधानी दिल्ली और लखनऊ पर अधिकार कर लिया। पेशवा को पिठूर में कैद कर दिया। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म आदि पर भी अपनी अनीति का कठोर प्रहार करके उन्होंने अधिकार कर लिया। इसी प्रकार बंगाल और मद्रास में भी यही हाल हुआ। कहने का तात्पर्य है कि डलहौजी ने अपनी कुटिल नीति के माध्यम से भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार जमा लिया था। तो कवित्री कहती हैं कि चीनी राजधानी दिल्ली की राजधानी, दिल्ली का अर्थ होता है दिल्ली, तो दिल्ली जो राजधानी के रूप में थी उसे छीन लिया अंग्रेजों ने, और बातों ही बातों में, अपनी षड्यंत्रकारी बातों में, कुटिल नीतियों में उन्होंने लखनऊ को भी छीन लिया और बिठूर में पेशवा को कैद कर दिया। नागपुर में भी घात कर दिया, अर्थात नागपुर को भी धोखे से हड़प लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी भी क्या क्षमता थी, इनकी भी अंग्रेजों के सामने कोई बिसात नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी। जबकि अगर हम देखें तो सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी कुछ समय पूर्व ही अंग्रेजों ने अधिकार किया था और उस पर बिजली गिराई थी, कठोर नीतियां लगा दी थी। वज्र निपात का अर्थ होता है बिजली गिराना। यहाँ सच में बिजली नहीं गिराई थी, यहाँ पर वज्र निपात का अर्थ है अपनी कठोर नीतियों से प्रहार कर देना। बंगाल, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। कहने का तात्पर्य है ज़्यादातर भारत में अंग्रेज अपना अधिकार जमा चुके थे। आगे कवित्री कहती हैं, रानी रोई रनवा सोमे, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजी शासकों के अत्याचार से राजाओं की रानियां और जो उस समय के शाह थे, जो उस समय के बादशाह हुआ करते थे, उनकी बेगम जो थी वो सभी परेशान हो चुकी थी। रानी रोई रनवासों में, रनवास वो स्थान जहाँ पर रानियां रहती हैं, रानियों के रहने की जगह को रनवासा कहा जाता है। तो रानी रनवासों में रो रही थी और बेगम गम से थी बेजार। बेगम बोलते हैं बादशाह की पत्नी को। बेगम इसलिए कहा जाता है बेगम, जिसे किसी प्रकार का कोई गम ना हो। तो बेगम भी गम से थी बेजार अर्थात परेशान, व्याकुल, और गम दुख। तो रानी रनवासों में रो रही थी दुखी होकर के, और बेगम जिसे कभी कोई गम नहीं सताता था वो सभी बेग में गम से व्याकुल हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। उनके जो बहुत ही कीमती आभूषण थे, जो वस्त्र थे, उन्हें अंग्रेज लूट चुके थे और उन्हें कलकत्ता के बाजारों में नीलामी करके बेच रहे थे। अंग्रेजों के अखबारों में सरेआम, खुलेआम, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अंग्रेजों के अखबारों में इन रानियों और बेगमों के वस्त्र और आभूषणों की नीलामी की सूचनाएं छपा करती थी। सरेआम का अर्थ होता है खुलेआम, बिना किसी डर के, बिना झिझक के। नीलाम मतलब नीलामी का समाचार छापते थे अंग्रेजों के अखबार सरेआम नीलामी की खबरें छापते थे। और वो खबरें किस प्रकार से होती थी? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। इस प्रकार पर्दे की इज्जत, अर्थात पर्दों में रहने वाली जो भारतीय स्त्रियां थी, जो भारत की रानियां थी, उनकी इज्जत जो हमेशा पर्दे में रहती थी, जो हमेशा अंदर छुपी हुई रहती थी, कभी खुले में नहीं आती थी, परंतु उनके इज्जत के प्रतीक, उनके आभूषण और वस्त्र इस प्रकार खुलेआम परदेशियों के हाथ बिक रहे थे। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। इस प्रकार से पर्दे के अंदर रहने वाली इज्जत परदेशियों के हाथ, अंग्रेजों के हाथ बिकानी थी, बिक रही थी। इसके बाद कवित्री कहती हैं कि इस प्रकार मैंने इस कहानी को बुंदेलखंड के स्थानीय लोक गायक हरबोलों के मुंह से सुना था, और सुना था कि उस युद्ध में, उस क्रांति में लक्ष्मीबाई ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कुटियों में थी विषम वेदना। कुटिया से अर्थ है यहाँ पर झोपड़ी में रहने वाले लोग। तो झोपड़ी में रहने वाले लोगों के मन में भी विषम वेदना, बहुत ही कठोर दुख, बहुत ही कष्टदायक दुख उनके मन में था। और महलों में आहत अपमान, महलों से अर्थ है महलों में रहने वाले लोग अर्थात राजा पेशवा वगैरह, उनको भी अपमान किया जा रहा था और वो भी अपने इस अपमान को देखकर आहत थे। आहत मतलब घायल थे। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने कुटिया में, झोपड़ियों में रहने वाले निर्धन लोगों और महलों में रहने वाले राजाओं, किसी को भी नहीं बख्शा था। अपनी कठोर नीतियों को लागू करके सभी को परेशान कर रखा था। इसलिए निर्धन जनता जो कुटिया में रहती थी उनके हृदय में बहुत कठोर वेदना थी, और जो महलों में राजा रह रहे थे वो भी प्रतिदिन अपमानित होकर अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे। आहत मतलब चोट खाए हुए, घायल। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो भारतीय वीर थे उन भारतीय सैनिकों को अपने शूरवीर पुरखों के स्वाभिमान और कीर्ति की रक्षा के लिए तत्पर होना था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक तरफ तो कुटियों में यानी निर्धन जनता में अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के लगान आदि लगा करके उन्हें दुखी कर रखा था, और एक तरफ राजाओं को भी उनके महल में प्रतिदिन अपमान का सामना करना पड़ता था। तो कुटिया में रहने वाले लोग भी बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले लोग भी बहुत दुखी थे। और एक तरफ क्या हो रहा था कि जितने भी भारतीय सैनिक थे उन सबके मन में अपने शूरवीर पुरखों का स्वाभिमान याद आ रहा था। उनके मन में वो सारा स्वाभिमान फिर से जाग रहा था कि हम बहुत स्वाभिमानी और वीरों की संतान है, तो हम इस प्रकार से कायरों की भांति अंग्रेजों के अत्याचारों को नहीं सह सकते। और नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। कवित्री कहती हैं कि नाना साहब धुंधु पंत पेशवा क्रांति करने के लिए 1857 की क्रांति करने के लिए सभी प्रकार के हथियार आदि जुटाने में लगे हुए थे। उसी समय नाना साहब की जो मुंहबोली बहन, जिसे वो छबीली कहते थे और हम जानते हैं लक्ष्मीबाई के नाम से, तो इसी समय पर नाना साहब की मुंहबोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। आह्वान का अर्थ होता है आमंत्रण देना, पुकारना। तो उन्होंने इस रण का, इस युद्ध का, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का चंडी बनकर, दुर्गा बनकर आह्वान कर दिया, अर्थात अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकार लिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ है स्वतंत्रता यज्ञ। इस प्रकार से स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम का यज्ञ आरंभ हुआ, और जो धुंधु साहब थे, नाना साहब थे, जो लक्ष्मीबाई थी, इन सबको तो लोगों के मन में जो स्वतंत्रता की ज्योति सोई हुई थी उसे जगाना था, अर्थात उन्हें भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करना था। कवित्री कहती हैं इस प्रकार मैंने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से इस कहानी को सुना था, जिसमें लक्ष्मीबाई ने भी पुरुषों का साहस प्रदर्शन अंग्रेजों के समक्ष किया था। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलखंड बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं महलों ने दी आग। महल का मतलब है महल में रहने वाले जो लोग थे, जो राजा आदि थे, उन सब ने आग दी। आग देने का मतलब है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विद्रोह कर दिया। तो महलों ने दी आग, महल में रहने वाले राजाओं ने आग दी, स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और इसी स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में झोंपड़ी ने, अर्थात झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी ज्वाला सुलगाई थी, उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना थी, ये भावना कहीं बाहर से किसी के जगाने से नहीं आई थी। ये भावना सभी भारतीयों के अंतरतम से, अंतरतम मतलब हृदय से, उनके आत्मा से ये अपने आप भावना आई कि हमें स्वतंत्र
होना है। तो स्वतंत्रता की चिंगारी जो है वो सभी भारतीयों के हृदय से आई थी। झांसी चेती, चेती का मतलब होता है जागना, सचेत हो जाना, जागरूक हो जाना। तो झांसी, जैसे ही झांसी चेती, जैसे ही झांसी के लोग, झांसी की रानी, झांसी की जनता चेती, जागरूक हुई अपनी स्वतंत्रता के लिए, उसी प्रकार से दिल्ली में भी चेतना जाग गई। लखनऊ में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लपटें छा गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए भारी धूम मचाई थी, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और इस प्रकार से ये स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था, ये दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना आदि में फैलता गया। और जबलपुर और कोल्हापुर भी इससे अछूते नहीं रहे, वहाँ भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हलचल मची। और कवित्री कहते हैं, मैंने इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुना था, और इस कहानी में मैंने सुना कि लक्ष्मीबाई ने भी अपने पुरुषों का सा शौर्य प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों के समक्ष संघर्ष किया था। आगे कवित्री कहती हैं, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी। कवित्री कहती हैं कि ये जो स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ हो रहा था, इसमें कई वीरवर आए काम, काम आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है युद्ध भूमि में शहीद हो जाना, यानी वीर गति को प्राप्त करना। और वीरवर, वीरवर मतलब श्रेष्ठ वीर। इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कई श्रेष्ठ वीर शहीद हुए, कई श्रेष्ठ वीरों ने वीर गति प्राप्त की। उनमें से कुछ के नाम कवित्री बता रही हैं, नाना धुंधु पंत, तांत्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला, सरनाम मतलब प्रसिद्ध। इनमें से जितने भी वीरवर, श्रेष्ठ वीर इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में वीर गति को प्राप्त हुए, काम आए, उनमें से नाना साहब, तांत्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। सरनाम मतलब प्रसिद्ध। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, और अहमद शाह मौलवी भी इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के श्रेष्ठ वीर थे। ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, ठाकुर कुंवर सिंह जो कि अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, अभिमान अर्थात स्वाभिमान। जो ठाकुर कुंवर सिंह थे, जो अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में काम किया था, और वो यहाँ पर वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, ये वे कुछ वीरों के नाम हैं, उन वीरों के नाम हैं जो भारत के इतिहास रूपी गगन में सदैव सितारे के रूप में चमकते रहेंगे और अमर रहेंगे। इनके वीरगति को या इनके देश के प्रति बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज जुर्म कहलाती कि आज हम जो है अगर देखें तो ये स्वतंत्रता रूपी जो संघर्ष किया था, स्वतंत्रता रूपी जो महायज्ञ हुआ था, उसमें इन्होंने अपने बलिदान दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास किया। तो भारत के इतिहास गगन में इनका नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता आज अगर देखा जाए तो। लेकिन आज यहाँ इस आज से अर्थ है उस समय का समय, अंग्रेजों के सामने वाला समय। लेकिन आज अंग्रेजों के सामने तो उनकी जो ये कुर्बानी थी, जिस कुर्बानी को आज हम याद करते हैं, ये कुर्बानी उस समय क्या कहलाती थी? ये जुर्म कहलाती थी। तो जो ये स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो जितने भी सैनिक हैं, इन सब ने बहुत आत्म बलिदान किया और ब्रिटिश सरकार तो उन्हें अपराधी ही मानती है। उनकी जो कुर्बानी थी वो याद रखने योग्य है, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें एक अपराधी की भांति देखती है। तो कवित्री कहती है, मैंने इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुना था, और सुना था कि इस कहानी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क में आपको जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो करने हैं। देश में व्यापारी बनकर कौन आया था? देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे, जिन्होंने राजाओं की अनुमति से देश में व्यापार करना आरंभ कर दिया था। रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? रानियां और बेगमें इसलिए रोती थी क्योंकि उनके इज्जत के जो प्रतीक थे, वस्त्र और आभूषण, वो सब अंग्रेजों के द्वारा लूट लिए गए थे और उन्हें कलकत्ता के बाजारों में खुलेआम नीलाम किया जा रहा था, और इससे रानी और बेगमों का बहुत अपमान हो रहा था।
तो वो रो रही थी। फिर हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। निबंधात्मक प्रश्नों में कविता के माध्यम से आपको बताना है कि अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों का वर्णन करना है। कविता के माध्यम से आपको बताना है कि अंग्रेजों की कौन सी नीतियाँ और अत्याचार भारत पर हो रहे थे। कविता झांसी की रानी में अंग्रेजों के भारत आगमन पर, उनकी कुटिल राजनीतिक चालों और देशी रियासतों के छलबल से अपने राज्य में मिलाने का चित्रण किया गया है। भारत में अंग्रेज व्यापार करने आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक संस्था बनाकर भारत और इंग्लैंड के बीच में व्यापार करना आरंभ कर दिया और इस व्यापार को करने के लिए उन्होंने भारतीय राजाओं की अनुमति ली और अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से सेना भी मंगा ली। उस समय भारत में अलग अलग राजा थे, कोई एक केंद्र शासन नहीं था, तो किसी किसी राजा को उन्होंने धीरे धीरे अपने नियंत्रण में करना आरंभ कर दिया और उन भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में भी दखल देना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। भारत के देशी राज्यों पर विभिन्न प्रकार की कूटनीतियाँ लगा करके और अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। और जो अंग्रेज शासक डलहौजी था, उसने तो इतने षड्यंत्र किए भारत पर, उसने एक इस प्रकार की नीति बना दी कि जिस राजा की कोई संतान नहीं होगी उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और इस नीति के तहत उन्होंने बहुत सारे भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया था। झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेज देशी रियासतों के रानियों और बेगमों के वस्त्र आभूषणों को नीलाम कर दिया करते थे। भारतीय राजाओं से तरह तरह के कर वसूला करते थे। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, मद्रास, बंगाल आदि पर अधिकार कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ भी अंग्रेजों ने जो राज्य हड़प करने की नीति थी वो अपनाई। रानी के विधवा हो जाने पर उनके द्वारा एक पुत्र गोद लिया गया था, उसको अंग्रेजों ने झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी पर अधिकार करना चाहा। इसी कारण लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की नीतियाँ थी वो कूटनीतियाँ थी, अत्याचार थे, अनावश्यक नीतियाँ लगा करके कूटनीतियों के माध्यम से भारतीय राज्यों पर अधिकार कर रहे थे। स्वतंत्रता की चिंगारी में किन सपूतों ने लोहा लिया? 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राजाओं और प्रजा ने बहुत बड़ा संग्राम छेड़ा था। उसे अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी कुटिल नीतियों और अन्यायपूर्ण आदेशों से भारतीय राजाओं, नवाबों और छोटे शासकों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। अनेक बहानों से उनके राज्यों को हड़पना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे भारत की राजधानी दिल्ली पर लखनऊ, बिठूर, उदयपुर, सतारा, कर्नाटक, पंजाब, मद्रास आदि कई राज्यों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इन राज्यों की रानियों के कीमती वस्त्र आभूषणों को नीलाम करके उनका अपमान करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप सारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की चिंगारी जल उठी। ये चिंगारी महल और झोपड़ी दोनों से भड़की थी, अर्थात राजाओं और सामान्य जो गरीब जनता थी उन दोनों ने इस चिंगारी को भड़काया था। और इस चिंगारी को भड़काकर स्वतंत्रता रूपी यज्ञ आरंभ करने के लिए भारत के अनेक सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी। उनमें से कुछ के नाम प्रमुख हैं: नाना साहब, धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। इन सभी वीरवरों को हमेशा भारतीय स्वतंत्रता के गगन में याद रखा जाएगा। और जो इन सभी वीरों की वीर शिरोमणि महारानी लक्ष्मीबाई ने तो इस स्वतंत्रता की चिंगारी को आग बनाकर सब तरफ फैला दिया। इन्हीं के बलिदानों के फलस्वरूप लगभग 90 साल के पश्चात 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की सरकार से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा व्याख्या के हिसाब से कि अगर आपको इसमें व्याख्या करनी है तो आपको जो विशेष के बिंदु लिखने हैं। देखिए, तुकांत कविता है, खड़ी बोली हिंदी है। अलंकारों की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, इसमें जैसे इस वाले पैराग्राफ की मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। काया पलट जाना, तो बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाना, तो यहाँ पर एक ये मुहावरेदार भाषा है। आपको अनुप्रास अलंकार आप स्वयं ढूंढेंगे, कहीं कहीं छोटे छोटे अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएंगे। और जैसे ये बातों ही बात में बातों बात यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं इस वाले पैराग्राफ की। तो यहाँ देखिए कि जो पर्दे की इज्जत और परदेशी, यहाँ जो अलंकार है
पर्दे और परदेशी। यहाँ पर देखिए पर्दा शब्द रिपीट हो रहा है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। एक बार पर्दा मतलब ओट में रहने वाला, ओट में रहने वाली चीज़, और परदेशी मतलब विदेशी। तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, कुटियों में थी विषम वेदना, ये मानवीकरण अलंकार है। कैसे? कुटिया के अंदर वेदना बताई गई है, महलों में आहत अपमान बताया गया। एक्चुअली में कुटिया में रहने वाले लोगों में और महलों में रहने वाले राजाओं में ये भावना का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुटिया और महल लिख दिया गया है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। अगला जो पैराग्राफ है, महलों ने दी आग, अगेन मानवीकरण अलंकार है। महलों ने आग दी और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। तो ये वापस से यहाँ मानवीकरण अलंकार है। महलों में अर्थात महल में रहने वाले राजाओं ने, और झोंपड़ी ने अर्थात झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने। और झांसी चेती, दिल्ली चेती, चेती मतलब जागना, झांसी जागी, दिल्ली जागी। तो ये रियल में दिल्ली और झांसी नहीं जागे, दिल्ली और झांसी में रहने वाले लोग जागे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है काम आना, वापस से मुहावरेदार भाषा है। आए काम अर्थात काम आना, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। प्रश्नोत्तर तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है व्याख्या के अंदर कि एक तो आपको खड़ी बोली हिंदी लिखना है विशेष में, एक आपको लिखना है तुकांत कविता लिखनी है, और इसके अंदर जो अलंकार हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मुहावरेदार भाषा है ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। आपको ये सारा काम करके और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।